वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग परीक्षा मंथन के सीरीज में आज हम लोगों का 14th सीरीज होगा। ओके, कैमा है तो 14th सीरीज। ओके, तो आज हम लोग का 14th सीरीज है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 पार्ट 14। आज का हमारा टॉपिक होगा गूगल और ऑस्ट्रेलिया का विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड गूगल। उसके बाद हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि क्या है, न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, इसे भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद देखेंगे ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों की एकजुटता, और इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, ब्रेग्जिट, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से पार्ट 14th का। ये पार्ट 14th है। 13th तक आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है, आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र छात्राएँ नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, और समय का उपयोग करें। और आप लोग कमेंट कर अपनी सुझाव भी दें किस वीडियो की अभी किस सब्जेक्ट की वीडियो अभी नहीं जा रही है, उसकी रेगुलर की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल और ऑस्ट्रेलिया का विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड गूगल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून प्रस्तावित किया है। क्या किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून प्रस्तावित किया है। खबरिया संस्थानों को इंटरनेट कंपनियां भुगतान करेगी। इसके अनुसार अगर इंटरनेट से जुड़ी कोई भी कंपनी किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़ कंटेंट का इस्तेमाल करेगी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़ कंटेंट का इस्तेमाल करेगी अगर इंटरनेट से जुड़ी कोई भी कंपनियां, तो उसे भुगतान करना होगा। वहाँ की सरकार के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में गूगल का हिस्सा 53% है। कितना है? 53% है, जबकि फेसबुक का 23%। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में गूगल का कितना प्रतिशत हिस्सा है एडवर्टाइजिंग में, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में 53%, और फेसबुक का 23%। गूगल ने धमकी दी थी कि कानून बना तो वह ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन बंद कर देगा। गूगल ने दिया है धमकी कि यदि यह कानून बना तो वह ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन बंद कर देगा। गूगल के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रबंध निदेशक मेल सिल्वा ने जनवरी 2021 में एक संसदीय सुनवाई में कहा था कि प्रस्तावित कानून को यदि अमल में लाया जाता है तो उनके पास ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। ओके, फेसबुक का न्यूज़ टैब क्या है? कुछ समय पूर्व ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फेसबुक जल्द ही न्यूज़ टैब नाम से एक फीचर लॉन्च करेगी। फेसबुक जो है न्यूज़ टैब से एक न्यू फीचर लॉन्च करने वाला है। फेसबुक ऐप और वेबसाइट के न्यूज़ टैब में सिर्फ खबरें ही दिखेंगी। फेसबुक का न्यूज़ टैब फीचर साल 2019 से ही अमेरिका में उपलब्ध है, लेकिन अब इसे वैश्विक स्तर पर जारी करने की योजना है। नेक्स्ट क्या है? तो गूगल ने दिसंबर 2020 में कहा था कि वह जल्द ही लोगों से न्यूज़ के बदले पैसा लेना शुरू करेगा। गूगल ने कहा था कि इसके लिए वह न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ साझेदारी करेगा। पिछले सप्ताह ही कहा था कि वह फ्रांस में
न्यूज़ पब्लिशर्स को न्यूज़ के बदले पैसा देगा। भारत में क्या स्थिति है ये भी देख लें। फिक्की ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन समाचार पढ़ने और मनोरंजन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या 300 मिलियन के करीब है। ये यूजर्स गूगल, फेसबुक और डेली हंट जैसे एग्रीगेटर के जरिए खबरों को पढ़ते हैं। इनमें से 77% यूजर्स स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। ये आंकड़े 2019 से 20 के हैं। 282 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ने वाला दुनिया का दूसरा देश है। मतलब चीन के बाद हमारा दूसरा देश है जो सबसे अधिक यहाँ पे विजिटर्स हैं, यूनिक विजिटर्स हैं और समाचार पढ़ने वाले यूजर्स हैं। ऑनलाइन जो समाचार पढ़ते हैं वो यूजर्स हैं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अब भारत में भी कुछ होने वाला है गूगल के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, लेकिन अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी। इसके बारे में भी हम लोग देख लें। इंसान की सभ्यता की गति वैसे तो आधुनिकता से लैस है। अभी टोटल लोग क्या है, मॉडर्न होते जा रहे हैं, परंतु आधुनिकता की दौर में उसने ऐसे तरीके भी इजाद किए हैं जो मानवता को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसे इनमें से एक है परमाणु हथियारों की अंधी दौड़। इस दौर का ही एक जीता जागता सच इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच देखने को मिल रहा है। इसी दौर को कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुप्रतीक्षित संधि संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि 22 जनवरी 2019 से लागू हो गई है। ये बात याद रखेंगे, कब से लागू हो गई है संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि, तो 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। इसलिए क्या है, उल्लेखनीय है कि भारत सहित 9 बड़े देशों में इस संधि का समर्थन नहीं किया है। भारत भी इस प्रतिबंध का क्या कहते हैं, समर्थन नहीं किया। भारत सहित 9 बड़े देशों ने इस संधि का समर्थन नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में संकल्प 71/258 के तहत परमाणु हथियार को प्रतिबंध करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं एक साधन विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाने का फैसला किया था 2017 में। विदित हो कि इस सम्मेलन का उद्देश्य परमाणु हथियारों के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए एक वैश्विक सहमति तैयार करना है। अभी तक 120 से अधिक देशों द्वारा इस संधि का समर्थन किया जा चुका है। 24 अक्टूबर 2020 तक 50 सदस्यों द्वारा इस संधि को हस्ताक्षरित करने के बाद इसे अनुमोदन से संबंधित दस्तावेजों को महासभा में जमा करने के बाद यह संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन, TPNW। संधि में हथियारों से संबंधित किसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों के व्यापक प्रावधानों को शामिल किया गया है। इनके परमाणु हथियारों के इस्तेमाल, परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, अधिकार, भंडार, उपयोग या परमाणु हथियारों की धमकी न देने के उपक्रम शामिल है। यदि संधि सदस्य देशों ने को उनकी राष्ट्रीय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को विकसित करने और उनकी तैनाती को प्रतिबंधित करती है और निषिद्ध गतिविधियों के संचालन में किसी भी राज्य को सहायता करने पर रोक भी लगाती है। परमाणु संपन्न देशों द्वारा दिलचस्पी नहीं है। परमाणु हथियार संपन्न 9 देश हैं। 9 देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और नाटो संगठन के सदस्य देशों ने इस संधि के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आइए अब देख ले थोड़ा हम लोग म्यांमार में सैन्य तख्तापलट
म्यांमार मिलिट्री कॉप जो है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद वहां लोकतांत्रिक अधिकारों की हिमायती लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंगापुर की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की राजनीति अस्थिरता के कारण $19.92 मिलियन का नुकसान म्यांमार को हुआ है। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हासिल कर ली है। विदित हो कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद म्यांमार में तीसरा तख्तापलट है। तख्तापलट के तुरंत बाद म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। म्यांमार में आपातकाल लागू हो गया है, ये जानेंगे। और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, इसे हम लोग देख लें। नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अधिकांश सीटें हासिल हुई है। हालांकि वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के मुताबिक म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा और प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित है। वर्ष 2021 की शुरुआत में जब नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया जाना था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनाव में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है, इसके बारे में जान लें। चीन ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि म्यांमार में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को जल्द ही समाप्त कर लेंगे। जबकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने देश के सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद म्यांमार पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की बात कही है। इसके अलावा आसियान की अध्यक्षता कर रहे ब्रुनेई ने म्यांमार में सभी पक्षों के बीच संवाद और सामंजस्य का आह्वान किया है तथा उसने पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। यद्यपि भारत ने म्यांमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है, किंतु म्यांमार की सेना से अपने संबंध खराब करना एक व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा, क्योंकि म्यांमार के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों की एकजुटता। सॉलिडेरिटी ऑफ गल्फ कंट्रीज अगेंस्ट ईरान। जनवरी 2021 में खाड़ी देशों ने सऊदी अरब के अल उला शहर में आयोजित 14वें खाड़ी सहयोग परिषद GCC शिखर सम्मेलन में एकजुटता स्थिरता को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य 3 साल से कतर पर लगे प्रतिबंधों को हटाना है। इन समझौतों का दीर्घकालीन उद्देश्य खाड़ी देशों का ईरान के खिलाफ एकजुट बनना है। ओके, गौरतलब है कि जून 2017 में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन तथा मिस्र ने कतर के साथ संबंध समाप्त करते हुए उसके खिलाफ संपूर्ण जलीय, हवाई और भूमि संबंधी नाकाबंदी लागू कर दी थी। समझौते का उद्देश्य क्या है वो समझ लें। गौरतलब है कि खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सदस्यों ने कतर पर लागू सभी प्रतिबंधों को हटाने और कतर के लिए अपने भूमि, समुद्र और हवाई मार्ग को फिर से खोलने हेतु अल उला यानी सऊदी अरब में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदित हो कि इस समझौते का उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों में एकजुट लाना और खाड़ी देशों के समक्ष मौजूदा चुनौतियों, विशेषतः ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तथा उसकी अन्य विनाशकारी योजनाओं के कारण उत्पन्न चुनौतियों का एकजुटता से सामना करना है। ईरान के खिलाफ एकजुटता क्या है, इसके बारे में जान लें।
इसके अतिरिक्त इन देशों ने यह समझौता इसलिए भी किया है ताकि ईरान सरकार के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खतरों के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि ईरान के इन मिसाइल कार्यक्रमों का अमेरिका और जीसीसी सदस्यों ने हमेशा विरोध किया है। वर्ष 2017 में खाड़ी देशों द्वारा कतर पर लगाए प्रतिबंधों के बाद कतर की ईरान से नज़दीकी बढ़ने लगी थी। ईरान द्वारा अपने वायु मार्गों को कतर हेतु खोल दिया गया था, जिसको लेकर खाड़ी देश और सभी सशंकित हो गए थे। इस समझौते के बाद ईरान को लेकर यह आशंका खत्म हो गई। इस समझौते के बाद पश्चिमी एशिया में ईरान को कमजोर करने के साथ साथ कतर के साथ समझौते के द्वारा अमेरिका की सहायता से और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। समझौते का एक अन्य उद्देश्य और भी है क्या, तो ईरान द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न होने की दशा में उसके प्रभुत्व को संतुलित कर इस क्षेत्र को अस्थिरता से बचाना। ओके, जीसीसी क्या है, तो खाड़ी सहयोग परिषद। ओके, खाड़ी सहयोग परिषद की बातें करें तो यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना सन 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए एक समझौते के माध्यम से की गई थी। ध्यातव्य है कि भौगोलिक निकटता जैसे इस्लाम आधारित समान राजनीतिक प्रणालियों और सामान्य उद्देश्य के कारण इस सभी देशों के बीच एक विशिष्ट संबंध मौजूद है। खाड़ी सहयोग परिषद की संरचना में सर्वोच्च परिषद, उच्चतम प्राधिकरण, मंत्री परिषद और सेक्रेटेरिएट जनरल आदि शामिल हैं। इस संगठन का सचिवालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है, ये भी समझ लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग ब्रिटेन जो है अब क्या हो गया है, यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। ब्रेक्जिट 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने रात 11 बजे यूरोपीय यूनियन के नियम मानने बंद कर दिए और ट्रेवल, व्यापार, प्रवासी और सुरक्षा के अपने नियम लागू कर दिए। मतलब 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने रात के ठीक 11 बजे यूरोपियन यूनियन का सारा नियम मानना बंद कर दिया और ट्रेवल, व्यापार, प्रवासी और सुरक्षा के अपने नियम लागू किए। इसके साथ ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के सीमा शुल्क संघ, कस्टम यूनियन और एकल बाजार सिंगल मार्केट की गतिविधियों से भी बाहर हो गया। ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश बन गया। याद रखेंगे, पहला देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ने वाला देश कौन बन गया है, तो ब्रिटेन बन गया है। गौरतलब है कि 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दी। ब्रेक्जिट की प्रक्रिया, गौरतलब है कि जून 2016 में ब्रेक्जिट के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 71% मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था और इस प्रकार 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया। 27 मार्च 2017 को ब्रिटिश सरकार ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की। यूरोपियन यूनियन ने ब्रिटेन के अलग होने की समय सीमा को पहली बार 29 मार्च 2019 से बढ़ाकर 12 अप्रैल 2019 किया गया। उसके बाद समय सीमा को 31 अक्टूबर 2019 और फिर 31 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया। 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अनुमति दी। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया में 1 वर्ष का समय लगेगा। इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष अपने भावी संबंधों की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। क्या है ब्रेक्जिट? तो ब्रेक्जिट यह मुख्यतः 2 शब्दों से बना है, ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर, जिसका अर्थ होता है ब्रिटेन का यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। ओके, नेक्स्ट देख ले इसकी टिप्पणियां क्या है।
अमेरिकी नौसेना के पोत ने समुद्री कानून तोड़ा। अप्रैल 2021 में अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के नौसैनिक जहाज ने भारत की अनुमति के बिना ही लक्षद्वीप के निकट अरब सागर की सीमा पर अभ्यास कर नया विवाद पैदा कर दिया है। मुख्य बात यह है कि भारतीय समुद्री सीमा में अभ्यास करने के साथ ही अमेरिकी नौसेना ने यह कहा भी है कि उसके 7वें बेड़े ने भारत की पूर्व अनुमति के बिना ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया। अमेरिकी नौसेना का यह ऑपरेशन भारत की समुद्री सुरक्षा नीति के खिलाफ है और इसलिए भारत ने कूटनीतिक चैनल के जरिए समुद्री सीमा में हुए इस अतिक्रमण पर ऐतराज करते हुए अमेरिकी सरकार से अपनी चिंता जाहिर कर दी है। भारत से नहीं मांगी पूर्व अनुमति। 7वें बेड़े के कमांडर की ओर से जारी इस बयान में कहा गया कि समुद्र में भारत के विशेष आर्थिक जोन के भीतर फ्रीडम। तो ये थी आज की हम लोगों का सेशन परीक्षा मंथन लक्ष्य 2021 से। ये हम लोगों के सीरीज के अकॉर्डिंग 14th पार्ट है और 13 तक अपलोड किया जा चुका है। तो आप जाके चैनल पे या प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो जो भी नए हैं फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको समय पे मिल पाए। और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें। लाइक करने में आप लोगों को ज़्यादा नहीं लाइक करें, इससे क्या होती है कि वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलती है और वीडियो बनाने की जिज्ञासा जगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके जो रूरल एरियाज में रहते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है जिससे आप लोगों को भगवान करे कि परीक्षा में सफलता मिले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, सुरक्षित रहें।